ह्यूमंस और एनिमल्स को क्या डिफरेंट बनाता है? हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम सोसाइटीज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। आज से कुछ 50,000 साल पहले ह्यूमंस भी एनिमल्स ही थे। हम बंदरों के वंशज हैं। उस समय ह्यूमंस हंटर गैदरर्स की तरह रहा करते थे, जंगल में जाते थे, अपना शिकार करते थे या फिर फल फ्रूट चुग कर लाते थे, अपना खाते पीते और सो जाते। उनका ट्रांजिशन पॉइंट आया एग्रीकल्चर से, जब हमने खेती करना सीखा। क्योंकि जब हमने खेती की तब हम सरप्लस फूड उगा पाए, तब और टाइम मिलने लगा बाकी एक्टिविटीज को सीखने के लिए। सरप्लस फूड से एक जगह सेटल होना पॉसिबल हो पाया। सभी लोगों को खेती करने की जरूरत नहीं रही, तो लोग अलग अलग काम करने लगे। एग्रीकल्चर के अराउंड काफी सारी अलग अलग जॉब्स डेवलप हुई, जैसे कोई लकड़ियां चुग कर लाने लगा, कोई कपड़े सिलने लगा, कोई टूल्स बनाने लगा, कोई मटके बनाने लगा। और ह्यूमंस में एक तरह की इंटरडिपेंडेंस आ गई, यानी कि अब वो सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में नहीं रह सकते थे। उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो किसी सोसाइटी में रहें, मिलजुल कर रहें, बंध के रहें। और इस कारण उनकी जो एनिमलिस्टिक फ्रीडम थी वो छिन गई। उन्हें एक ग्रुप के कायदे में रहना पड़ा, उसके लॉज को फॉलो करना पड़ा, उनके लीडर की बात सुननी पड़ी। और इसी तरह लगभग 4-5 हजार BC यानी कि लगभग 6-7 हजार साल पहले डेवलप हुई सिविलाइजेशंस यानी कि सभ्यताएं। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी और सरस्वती नदी की वैली में डेवलप हुई थी, जो वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के एरिया को कवर करती थी। सो वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कैसे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, क्या इसके फीचर्स थे, कैसे लोग इसमें रहा करते थे और कैसे ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, वैनिश हो गई। और वीडियो के लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, क्या भारतीय सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई कनेक्शन है या नहीं है। अब वैसे तो आप इस एपिसोड को स्टैंड अलोन देख सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि इस एपिसोड के बाद में आप वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के बाकी एपिसोड जरूर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैं यूनिवर्स की बिगिनिंग से लेकर काफी सारे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं, जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, ना कहीं आपको मिलेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक काम की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT JEE UPSC का एग्जाम हो, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर टेस्ट हो, सेशनल एग्जाम्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास जूम पर, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, गेट का, UPSC का, और इनको देकर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। एग्जाम को एनालाइज करने के तरीके सीखे हैं, पढ़ने के तरीके सीखे हैं, जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता। अपने इसी एक्सपीरियंस को बॉयल डाउन करके मैं 2 घंटे की एक क्रैश कोर्स में कन्वर्ट करके आप तक लाइव जूम पर लेके आऊंगा। पिन कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, सीट्स काफी लिमिटेड हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी शुरू करते हैं। ह्यूमंस जब नोमैडिक लाइफस्टाइल से एग्रीकल्चर करने लगे, तो उन्होंने धीरे धीरे सिविलाइजेशंस में सेटल होना शुरू किया और अलग अलग सिविलाइजेशंस बनी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब वैसे तो किसी सिविलाइजेशन को डिफाइन करने का कोई प्रिसाइज रूल नहीं है, मगर कुछ थंब रूल्स हिस्टोरियंस ने बनाए हैं, जैसे कि नंबर 1, आपके पास होना चाहिए सरप्लस खाना, तभी आप एक जगह सेटल हो पाएंगे। और ये पॉसिबल हो पाया एग्रीकल्चर के कारण। सिविलाइजेशन में होनी चाहिए स्पेशलाइज्ड जॉब स्किल्स, हर इंसान सेम काम ना करके अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड काम करें और इंटरडिपेंडेंसी हो आपस में। और इसी के साथ साथ एक शेयर्ड आइडियोलॉजी, एक शेयर्ड बिलीफ, एक शेयर्ड रिलीजन टाइप का कुछ हो, जिसे सभी लोग फॉलो करें। एक लॉज का सेट हो जो उस ग्रुप को गवर्न करे और सभी लोग मिलकर अपना एक लीडर या लीडिंग सिस्टम या गवर्निंग सिस्टम डेवलप करें। 4000 BC से सिविलाइजेशंस डेवलप होना शुरू हुई और सभी सिविलाइजेशन में एक बात कॉमन थी कि वो किसी न किसी रिवर सिस्टम के अराउंड डेवलप हुई थी, क्योंकि रिवर के आसपास के एरियाज होते हैं फर्टाइल। और सिविलाइजेशंस के डेवलप होने का बेसिस क्या था? एग्रीकल्चर। एंशिएंट वर्ल्ड में कुछ ऐसे सेलेक्टेड एरियाज थे जो क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहे जाते थे, जो काफी फर्टाइल माने जाते थे। मैक्सिको, पेरू, चाइना, इंडिया पाकिस्तान का रीजन, इजिप्ट, इराक, ये कुछ ऐसे फर्टाइल एरियाज थे जहां सिविलाइजेशंस डेवलप होना स्टार्ट हुई। अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे हड़प्पन सभ्यता भी बोला जाता है, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के रीजन्स में डेवलप हुई थी ब्रॉन्ज एज के अंदर। ये सिविलाइजेशन बसी थी इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इनके अराउंड। और एक और इंपॉर्टेंट रिवर थी इन सब के साथ साथ, जिसे बोलते हैं सरस्वती रिवर, जो आज एग्जिस्ट नहीं करती है। लगभग 3300 BC से लेके 1300 BC तक
ये सिविलाइजेशन यहाँ रही और इसका पीक और डेवलप्ड पीरियड माना जाता है 2600 से 1900 बीसी। ये सभ्यता वर्ल्ड में सबसे पुरानी तो थी, साथ ही ये सबसे स्ट्रॉन्ग भी थी और सबसे ज्यादा एरिया कवर करती थी। इसकी कुछ साइट्स पाकिस्तान में हैं, कुछ नॉर्दर्न इंडिया में हैं, कुछ वेस्टर्न इंडिया गुजरात तक फैली हुई हैं और कई सारी साइट्स अफगानिस्तान में भी हैं। ऐसा कैलकुलेटेड है कि पीक टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख लोगों की थी। इस सिविलाइजेशन को समझने के लिए बहुत सारे एक्सकेवेशंस हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, मगर एक चीज नहीं हो पाई है, इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इनकी जो लिपि थी, उसको डिसाइफर डीकोड नहीं किया जा सकता है। इस कारण यहाँ जो ग्रंथ मिले, जो राइटिंग्स मिली, जो स्टोन पे इंक्रिप्शंस मिले हैं, उनको समझा नहीं जा सकता है। इस सिविलाइजेशन की जो दो सबसे बड़ी साइट्स थी, जो सबसे बड़ी सिटीज थी यहाँ की, वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मगर ये सिविलाइजेशन इन्हीं दो सिटीज में लिमिटेड नहीं थी, बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी, जो इस मैप में आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सिविलाइजेशन में ऐसा क्या स्पेशल था और ये कितनी डेवलप्ड थी, लोग यहाँ रहते कैसे थे। ये सिविलाइजेशन मानी जाती है इसके रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सोफिस्टिकेटेड था, काफी यूनिक फीचर्स इसमें थे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर देखी गई हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेज हैं। घरों को इस तरह से ओरिएंट किया गया था कि आने वाली हवा को कैच करके वो ठंडे रह सकें। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी सिटीज काफी ज्यादा प्लान्ड थी, डेवलप्ड थी। पक्के मकान यहाँ पे थे, बड़ी बड़ी रोड्स थी, एकदम ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था, वेल प्लान्ड था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफी तगड़ा था। जो भी सीवर्स थे, ड्रेन्स थे, वो रोड्स के नीचे बनाए गए थे और इस तरह से बनाए गए थे कि सिटी का सारा वेस्ट इकट्ठा करके सीधे बाहर वो लेकर चले जाते थे। एग्रीकल्चर के लिए भी काफी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम दी गई थी। नदियों से होते हुए टनल्स बनाई गई थी, जिससे पानी अपने आप खेतों तक पहुंच जाता था। इन सिटीज की सबसे यूनिक बात यह थी कि यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कोई मंदिर नहीं था या फिर कोई पैलेस या फिर कोई महल नहीं था। यहाँ सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे पब्लिक बाथ। ये एक तरह से तालाब हुआ करते थे जो आर्टिफिशियली बनाए गए थे, जिनमें सीढ़ियां होती थी, जैसे अभी नदी के घाट होते हैं। इस तरह के घाट पर प्रोबेबली लोग उस समय स्नान करने या फिर पूजा करने आते थे। क्योंकि मॉडर्न डे हिंदुइज्म में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, इसीलिए हिस्टोरियंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पब्लिक बाथ्स शायद पूजा करने के लिए या फिर स्नान करने के लिए, प्योरीफाई होने के लिए यूज किए जाते थे, जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी। और ये बात इनके कल्चर का एक इंटीग्रल हिस्सा थी, हर सिटी में ये पाई जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा काफी यूनिक चीजें थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ये लोग यूज किया करते थे, जिसका मतलब था कि मार्केट्स काफी डेवलप्ड थे, व्यापार काफी अच्छा था। यहाँ के लोग मेटलर्जी में काफी स्किल्ड थे, कॉपर की, ब्रॉन्ज की चीजें बनाई जाती थी। सील्स यहाँ पर चला करती थी अलग अलग टाइप की, जिससे ऑथेंटिकेट किया जाता था या फिर उनको एज अ कॉइन करेंसी भी यूज किया जाता था। मे बी एक बहुत फेमस सील है इस सिविलाइजेशन की, जिसमें एक आदमी है जिसने सींगों का एक मुकुट पहन रखा है, जिसके एक तरफ टाइगर है और एक तरफ बुल है। ऐसी सील्स काफी जगह पाई गई हैं इस सिविलाइजेशन के अंदर, और इनकी ये सील्स यहीं पे नहीं पाई गई हैं, ये पाई गई हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी, जो ये इंडिकेट करता है कि इन सील्स को एज अ करेंसी ये लोग यूज किया करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करने के लिए। और ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे? कॉटन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉटन का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि ये सिर्फ लैंड ट्रेड ही नहीं करते थे, ये सी रूट्स का भी यूज करते थे इजिप्शियन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करने के लिए। मेसोपोटामिया का जो ब्रॉन्ज था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाया गया है, जो इसको और प्रूव करता है। इसके अलावा यहाँ कई तरह की आर्ट, ज्वेलरी, ये सब चीजें भी मिली हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को, कल्चरल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मगर इन सब चीजों में एक चीज इस सिविलाइजेशन की बड़ी फैसिनेटिंग है, वो ये है कि बहुत सारी चीजें यहाँ मिली, मगर एक भी मेजर वेपन या फिर मिलिट्री सिस्टम यहाँ पर नहीं मिला। ये लोग बहुत पीसफुल थे, पीस लविंग थे, एक दूसरे पर अटैक करने में या फिर लड़ाई झगड़ा करने में शायद बिलीव नहीं करते थे। और शायद वेपन्स का ना होना या फिर वीक सिक्योरिटी होना में भी इनके डिक्लाइन का एक कारण बना हो। क्या पता दूसरी सभ्यताओं ने, दूसरे किंगडम्स ने आकर इन पर अटैक कर दिया हो और ये डिफेंड करने लायक ना बचे हो, धीरे धीरे इनका सिटीज का खात्मा हो गया हो। मगर ये बहुत सारे रीजंस में से एक पॉसिबल रीजन है इनके विलुप्त हो जाने का। जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, वो है क्लाइमेट चेंज थ्योरी। इसके हिसाब से अराउंड 2500 बीसी में मौसम में कुछ बदलाव हुए और सीवियर ड्रॉट्स पड़े, अकाल पड़े बैक टू बैक ईयर्स में, जिसके कारण एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इस सोसाइटी का धीरे धीरे खात्मा होने लगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेजर अर्थक्वेक्स आए थे इस रीजन में, जिस कारण रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज किया, अपना रास्ता बदल दिया। एक रिवर तो विलुप्त भी हो गई, जो कि थी सरस्वती रिवर, और मे भी इसी कारण थार डेजर्ट डेवलप हुआ। जब रिवर्स ने अपना रास्ता बदला तो एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ, इकोनॉमी अफेक्ट हुई और इनका डिक्लाइन होने लगा। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि अराउंड 1800 बीसी में मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड काफी कमजोर हो गया था। ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि जो इनके पुराने सॉलिड स्ट्रक्चर्स थे उनके ऊपर फिर से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जो ये सजेस्ट करता है कि
कि हैपहज़ार्ड वे में गवर्नेंस की गई हो या फिर अर्बन प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं रह गई हो जो पहले थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक दिन में नहीं हुआ, कई सारे फैक्टर्स ने कई 100 साल लगाए इसको धीरे धीरे खत्म करने में। मगर आपको क्या लगता है, क्या इसका डिक्लाइन इतना तगड़ा हुआ होगा कि इसका कोई भी अवशेष, कोई वंशज या फिर कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस, कोई अफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हुआ होगा? हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज नहीं है। हम लोग यूरोप से माइग्रेट होकर आए थे और यहाँ बस गए। बट कुछ एविडेंसेस ये बताते हैं कि वैदिक एज, जिसमें वेद उपनिषद लिखे गए और इंडियन कल्चर जो आज हिंदुइज्म है वो डेवलप हुआ था, उसमें और इसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 3300 से 1300 बीसी तक और वैदिक एज स्टार्ट हुई 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, यानी 200 साल का ओवरलैपिंग तो है ही। उसके अलावा हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की राखी गढ़ी नाम की एक साइट एक्सप्लोर की गई है, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को फायर पूजा के प्रूफ मिले और फायर से पूजा करने वाला ट्रेडिशन आज भी इंडिया में जिंदा है, जो वैदिक एज में भी था। ऋग्वेद में 71 टाइम्स सरस्वती रिवर का उल्लेख है और सरस्वती रिवर जहां बताई गई है उसके आसपास हड़प्पन सभ्यता की काफी सारी साइट्स ढूंढी गई हैं। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टेक्स्ट हैं, जो पत्थरों पे इंस्क्रिप्शंस हैं, वो उनकी ही एक यूनिक लैंग्वेज में है जो अभी प्रचलित नहीं है, ना कोई उसे समझ पाया है। बट कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी तो है ही, कुछ प्रूफ तो है ही कि इनकी कुछ प्रैक्टिसेस आज भी भारतीय सभ्यता का हिस्सा हैं और उसमें जिंदा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारे लिंक के बारे में और बात करेंगे जब मैं किसी अगले एपिसोड में वैदिक एज के बारे में डिस्कस करूंगा। इसी एज में संस्कृत का जन्म हुआ था, वेद पुराण लिखे गए थे। फिलहाल आप या आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिए मेरी ये 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास, लिंक कमेंट में दिया है, बहुत काम आएगी, एग्जाम में हाई स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में मैं इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की अमेजिंग चीज़ें आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, यूनिवर्स की क्रिएशन से स्टार्ट करके। तो पूरी की पूरी सीरीज को आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला एपिसोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा तो यहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।